Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. So last class में कहाँ तक हो गया था? प्रिज्म शुरू कर दिया था। प्रिज्म में हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए होंगे। एक सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें रे आई, डेविएट हुई और बाहर चली गई। एंगल ऑफ डेविएशन हमने बता दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा किया होगा, रे आई, डेविएट हुई और ग्रेजिंग इंसिडेंस पर चली गई, ग्रेजिंग इमर्जेंस पर ऐसे, है ना? तो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल पर आई थी। एक क्वेश्चन ऐसा किया होगा, ये रे आई ऐसा ही यहां से इधर चली गई, यहां से इधर गई, ठीक है, और यहां से ऐसे चली गई। ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है? हाँ सर। अब लिखो, अब देखो जो ये एंगल, ये जो डेविएशन है, कोई भी प्रिज्म का मेन पर्पस हम उसको रे को डेविएट करवाते हैं, ठीक है? तो कि उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, कब वो मैक्सिमम डेविएट होगा, कब मिनिमम डेविएट होगा, उसके थ्रू जब भी रेस पास होंगी, ठीक है? सो ये हमें पढ़ना है। सो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये मान लो रे आई एट एंगल आई पर, ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये E पर चली गई। तो हमें पता है डेल्टा होता है I प्लस E माइनस A, ये होता है ना डेल्टा। हाँ यस सर। मान लो 60 डिग्री पे आई और 30 डिग्री पे चली गई, ठीक है? 60 डिग्री पर आई और 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इमर्जेंस पे चली गई, तो डेल्टा ऐसे पुट कर देंगे 60 प्लस 30 माइनस जो भी इसका एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, है ना? और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आई और ए इंटरचेंज हो सकते हैं। मान लो 60 पे आई 30 पे चली गई, तो इधर से अगर मैं भेजूं, तो इधर से मैं भेजूं कि 30 पे आई और 60 पे चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है। 60 पे आई थी, 30 पे चली गई, अब इधर से मैं दोबारा भेजूं, मान लो मैं जीरो लगा इसके बाद, तो वापस रे उधर जाएगी ना? हाँ सर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ई बन जाएगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस आई हो जाएगा। तो जो 60 था इंसिडेंस वो इमर्जेंस बन जाएगा, और जो बाहर 30 पे आ रही थी वो इंसिडेंस बन जाएगा। ऐसे रहेंगे बोले। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा ई, या फिर इसको आई कर देना। अब रे से आई, ई पर आई, ये R2 एंगल, ये R1 एंगल, और ऐसे चलेगी। तो इस केस में डेल्टा क्या होगा? E प्लस आई माइनस ए। बताओ डेल्टा में चेंज आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब 60 की जगह 30 हो गया, तो कोई चेंज आएगा? नहीं सर। कोई भी चेंज नहीं आया। समझ में आया चीज? हाँ हाँ सर। देखो, तो डेल्टा का ग्राफ हम आई के साथ बनाओ या ई के साथ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। सेम डिपेंडेंस है, आई कभी ई बन जाता है, ई कभी आई बन जाता है, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। 60 पे भेजा हमने तो 30 पे गई, 30 पे भेज के देखा तो 60 पे चली गई। आया क्या समझ में यहां तक? अब इसका जो ग्राफ है, देखो ग्राफ के साथ स्टैंडर्ड ग्राफ में डायरेक्ट याद रखना है, डेल्टा वर्सेस आई का ये जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम डेविएशन
मैक्सिमम डेविएशन कब होगा इसमें? मैक्सिमम डेविएशन कब होगा इसमें? ये है मैक्सिमम जब डेविएशन। E 90 हो जाएगा। हाँ, जब E 90 हो जाए मैक्सिमम डेविएशन तभी होगा ना जब ये ऐसे चली जाए। जब E हाँ क्या हो सर, जाए 90, इससे ज्यादा और डेविएशन क्या होगा इसका? समझ में आया क्या? या फिर I 90 हो जाए, मतलब अगर मैं इधर अब यहाँ मिरर लगाया तो इस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा ना E, इस केस में ऐसे जाएगी, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 बन जाएगा। तो मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम डेल्टा मैक्स ये किस वैल्यू पर होगा? जब I और E इक्वल टू हो पाई बाई टू। I और E इक्वल टू क्या हो? पाई बाई टू। अब तुम्हें लग रहा है कि अगर ये ऐसा है तो सीधी क्यों नहीं जाएगी? तो एक्चुअल में 90 नहीं है, अगर एग्जैक्ट 90 पे आएगी तो सीधी चली जाएगी। वो है 89.999999 एंगल है। समझ में आया क्या? सुबह से रात तक लिखते हो 89.9999 वो एंगल है, तो उसको 90 से बोलेंगे। हाँ सर। समझ में आया? वरना ऐसा हाँ ऐसा मत सोच सर ये इसके थ्रू आई तो अंदर कैसे घुस गई, तो सीधी जानी चाहिए। तो एंगल कितना है? थोड़ा सा बाहर है बस प्रिज्म के, तो अंदर घुस जाएगा फिर तो। हाँ, फिर तो स्ट्राइक हो रहा है ना मिरर पे, प्रिज्म पे बाहर से। विद सम एंगल कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 89.9999, तो अंदर घुसेगा फिर, और अंदर घुसते ही इधर निकल जाएगा। सो कब डेल्टा मैक्स होगा? जब I और E हो पाई बाई। अब मुझे बताओ यहाँ पे हर पर्टिकुलर डेल्टा की दो वैल्यू आ जाएगी, इसका रीजन क्या है? जैसे मान लो ये डेल्टा है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है 0 30 0 10 20 30 40 50 60। जैसे मान लो डेविएशन है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का जो डेविएशन है वो I की किसी दो वैल्यू पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। क्या है? एक एंगल ऑफ डेविएशन आप दो एंगल ऑफ इंसिडेंस से करवा सकते हो। इसका मतलब क्या है? एक ही क्योंकि जैसे देखो अगर I 60 था तो E 30 था, है ना? और A मान लो A भी 60 था, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 30 डिग्री। इसको मैं 30 डिग्री लिख देता हूं। आया कि नहीं आया? एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया? 30 डिग्री। 30। हाँ सर। अब अगर I आप 60 की जगह 30 ले लो तो इस केस में क्या हो जाएगा? I हो जाएगा 30 प्लस ये बाहर निकलेगी 60 पर और माइनस, तो इस केस में भी क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। मतलब I को आप 60 पे भेजो या 30 पे, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री आ रहा है। समझ में आया? मतलब हाँ सर। हर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, हर एंगल ऑफ डेविएशन की दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। मतलब आप दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम डेविएशन करवा सकते हो। समझ में आया क्या? ये I है तो ये E होगा, या फिर ये E है तो ये I होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इस केस को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आई, ऐसा क्यों? अगर मान लो मैंने बोला मैंने 45 डिग्री पर भेजा और 45 डिग्री पर ही निकला, I भी 45 और E भी 45, तो उल्टा करेंगे तो भी I भी 45 रहेगा और E 45 ही रहेगा ना, तो एक ही तो वैल्यू रहेगी I की। समझ में आया? हाँ सर। अगर मान लो I और E इक्वल हो तो दो सेम एंगल पर एक ही तो एंगल भी सेम हो गया, डेविएशन भी एक ही आएगा। 45 प्लस 45 माइनस 60 कितना आएगा? अगेन 30 डिग्री आएगा इस केस में। तो 40 इस केस में नहीं वैलिड बोल सकते क्योंकि इस केस में तो 60 और 30 होगा।
समझ में आया क्या? वो प्रिज्म के हिसाब से चेंज होगा। तो अगर इसका मतलब क्या, डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब I इक्वल टू E, I इक्वल टू E। तब होगा डेल्टा। समझ में आया सारी चीजें? तो ये ग्राफ है क्या? ये ग्राफ पैराबोला है। ये ग्राफ पैराबोला है क्या? हाँ सर, पैराबोला। नहीं है पैराबोला, ये इंफिनिटी तक जा रहा है क्या? ओ नहीं, वो तो 90 पर बाउंड है। नहीं नहीं, पैराबोला सर। तो ये खत्म हो गया बस ग्राफ ही। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक ग्राफ? यस सर। ये सिमेट्रिक है? जैसे मान लो ये 30 डिग्री पर। नहीं सर, सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज ये नेसेसरी थोड़ी ना है कि I इक्वल टू E इक्वल टू 45 पर ही मिनिमम आएगा। हाँ, ऐसा कोई वो भी नहीं है। और ये भी देखो, इस तरफ ही ज्यादा पड़ा, मिनिमम के इस तरफ ज्यादा एंगल पर ये ज्यादा बड़ा है और उधर छोटा है। मुझे बताओ x1 और x2 में x2 और x1 इक्वल है क्या? अगर मैं बॉटम से इसके दोनों तरफ मेजर करें, x1 x2 क्या है? जहां पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन पर दो एंगल मिल रहे हैं, वहां से बॉटम की डिस्टेंस इक्वल है क्या? ये x2 x1 इक्वल है क्या? नहीं सर। नहीं ना, क्या x2 बड़ा है x1 से? देखो ध्यान से, ये ग्राफ ऐसा है क्या? ये तो थोड़ा आगे टिल्ट हो रहा है ना? समझ में आएगा? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी करेंगे हम। तो ये बनाओ, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं। बनाओ, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं। हो गया सर, बना दिया। अब देखो कैसा क्वेश्चन, एक बार इसका क्वेश्चन आता है। For a prism, डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है। ठीक है, एक प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। For an angle of incidence 22 degree, find angle of emergence. Find angle of emergence.
ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन थे 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री। बताओ। और यहाँ तो आपको पता है इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो पता भी नहीं लगता है कि कैसे करना है। सोचो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़ा ध्यान में आएगा एकदम से कि ग्राफ से हो सकता है, आएगा क्या? सोचो फिर भी। होता है हो रहा है क्या? नहीं सर। चलो देखो, देखो इस ग्राफ में देखो, डेल्टा मिनिमम कितना है? 30 डिग्री है ना? डेल्टा मिनिमम इज 30 sir. डिग्री, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने तुम्हें डेल्टा मिनिमम ये तो दिया 30 डिग्री, बट ये भी देना चाहिए था कि कितने एंगल पर है। इज एट आई इक्वल टू 30 डिग्री, डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है, आई इक्वल टू 30 डिग्री। अब सोचो थोड़ा सा, एक चीज देना भूल गया था, और प्रिज्म डेल्टा मिनिमम इज 30 डिग्री एट आई इक्वल टू 30 डिग्री। अब सोचो तो अब आ सकता है। हो गया? चलो देखो, ये एंगल मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। अब आपसे एक एंगल पूछा है 22 डिग्री पर,
एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? तो हमें पता है आई और ई इंटरचेंज कर सकते हैं, आई और ई इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो इसका एक और एंगल कौन सा होगा? वही तो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो ये देखो 22 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका एक और एंगल ये वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस कितना है? 8 का। तो ये डिफरेंस 8 से कम होगा या 8 से ज्यादा होगा? ज्यादा। तो बताओ ये आंसर है। ये 30, तो 30 से 8 जोड़ोगे तो 38, तो ये वाली वैल्यू तो आ नहीं सकती, उससे तो ज्यादा वाली आएगी ना। सर एक बार फिर से बताना। ये देखो ये एंगल 30, ये 22, तो ये डिफरेंस कितना है? 8 का। तो ये वाला डिफरेंस 8 से ज्यादा ही होगा ना। x2 इज ग्रेटर, उसका तरफ ज्यादा होता है ना। हाँ हाँ सर। समझ में आया सबको? ये 30 डिग्री एंगल, डेल्टा मिनिमम इज एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। यहां तो i और e इक्वल होते हैं, बाकी हर एंगल i और उसका एक e होता है, या फिर e और उसका एक i होता है। मतलब कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस i तो एंगल ऑफ इमर्जेंस e, उल्टा करोगे तो e एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और i एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो हर सेम एक डेल्टा पर दो वैल्यू होती है, तो जो दूसरी वैल्यू होती है वो कभी एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाती है, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 22 डिग्री है तो उसकी दूसरी वैल्यू ये वाली आएगी ना। हाँ सर। समझ में आया? तो ये 8 है, तो ये डिफरेंस 8 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। यस तो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है इसमें से, 39 डिग्री। ठीक है, लिख लो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो ग्राफ में। फर्स्ट तो लिखो, दिस इज नॉट ए पैराबोला, दिस इज नॉट ए पैराबोला। ब्रैकेट में लिख लो, इट इज नॉट going to infinity। It is not going to infinity। लिखा? हाँ सर। सेकंड लिखो, it is also not symmetric। It is also not symmetric। It is more tilted towards right। Right की तरफ ज्यादा tilted है ना। It is more tilted towards right। लिखा? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, डेल्टा इज मैक्सिमम। डेल्टा इज मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम दैट पॉइंट जब i और e इक्वल टू होता है π/2, है ना। डेल्टा इज मैक्सिमम व्हेन i इक्वल टू 90 डिग्री और e इक्वल टू 90 डिग्री। लिख लिया? यस सर। और जब i और e इक्वल होते हैं तब डेल्टा क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम। तो डेल्टा इज मिनिमम व्हेन i इक्वल टू e। एक क्वेश्चन करो, एक प्रिज्म है, इसका मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। इस प्रिज्म का मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन
आया? अरे अभी तो बताया कि डेल्टा मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री पर। तो बना लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पर, तो इधर डेविएट होगी, मान लो ये R1, ये R2, ये E पर चली जाएगी, तो निकाल लो ये सब। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है जब एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हो? फॉर डेल्टा मैक्स I इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ इस सरफेस पे, तो क्या लिखूंगा? बाहर a है तो 1 into sin 90 इज इक्वल टू अंदर कितना है रिफ्लेक्टेडनेस? √2 into sin R1। तो sin 90 होता है तो sin R1 आया 1/√2। तो R1 कितना आया? 45 डिग्री। सो तो नहीं गया ना? नहीं सर। इधर ही नहीं पता सर। तो पढ़ा ना। अब इधर देखो R1 45 आया, A 75, तो R2 कितना होगा? 30 डिग्री। R1 प्लस R2 होता है A, तो 45 प्लस 30 75। अब स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी लगा दो, तो √2 into sin 30 is equal to 1, बाहर का 1 into sin E, तो √2 into 1/2 is equal to sin E, तो sin E is equal to कितना है? 1/√2। तो E is equal to आ गया 45 डिग्री। E भी मिल गया, सारे एंगल निकाल लिए, और क्या चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? I plus E minus A। तो I कितना है? 90, E कितना है? 45, माइनस A कितना है? 75। सो कितना आएगा आंसर? 135 माइनस 60 डिग्री है। 60 A में क्या था इसमें? लिखो। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, तो डेल्टा मैक्स तो ऐसे निकालने के, जब भी डेल्टा मैक्स पूछा जाए तो I इक्वल टू 90 रख दो, इसमें आंसर लगा दो, सब आ जाएगा। ठीक है, अब बात होती है डेल्टा मिनिमम की। डेल्टा मिनिमम कैसे निकालेंगे? जैसे प्रिज्म है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये R1, ये E, ये R।
ठीक है। अब रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। अब हमें बताया एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। जब डेल्टा मिनिमम में करवाना हो तो आई इक्वल टू ई होता है, बताया था ना ग्राफ में। हाँ आई सर। इक्वल टू हाँ सर। ई। अब देखो आई और ई इक्वल हो, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो आई की वैल्यू से जो r1 मिलेगा वही ई की वैल्यू से r2 मिलेगा, अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो, हाँ सर। यस सर। है ना। सो r1 इज आल्सो इक्वल टू r2 होगा, कैसे? बाय स्नेल्स लॉ लगा दो तो मिल जाएगा। अगर i इक्वल टू e होगा, ये दोनों एंगल तो अंदर के भी तो इक्वल होंगे ना। इफ अगर दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है तो दोनों के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल होंगे। समझ में आया? हाँ सर। मान लो हाँ 45 डिग्री है और ये भी 45 है, तो मान लो ये 30 आया तो ये भी 30 आएगा, ठीक है। और हमें पता है r1 प्लस r2 a होता है, तो और r1 r2 इक्वल है, तो r1 इक्वल टू r2 a इक्वल by टू 2। a by 2, दोनों a by 2 ठीक है। अब देखो डेल्टा मिनिमम क्या होता है, डेल्टा क्या होता है i प्लस e माइनस a, है ना। और जब डेल्टा मिनिमम हो तब i इक्वल टू a होता है, तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या है 2i माइनस a या 2e माइनस a। समझ में आया? समझ यस में आ सर। गया? अब हाँ देखो सर। कभी कभी हमें डेल्टा मिनिमम दे देते हैं और पूछते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताओ। डेल्टा मिनिमम दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे देंगे तो डेल्टा मिनिमम पूछेंगे, कभी कभी डेल्टा मिनिमम दे देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछने को बोलेंगे। तो अब कैसे करेंगे? देखो यहां से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू या a की वैल्यू क्या है यहां से 2i माइनस डेल्टा, या फिर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू i इज इक्वल टू क्या है डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2, यह है। हाँ अगर सर। आपको डेल्टा मिनिमम पता है और a पता है तो i निकाल सकते हैं, यस सर। और i निकल गया तो r1 निकाल सकते हैं a से। तो a r1 r2 तो a से निकाल, अगर a पता है तो r1 r2 तो इसी पता है आपको, हाँ सर, वो a by 2 से R1 रिप्लेस हो जाएंगे। अगर r1 r2 पता है i पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा स्नेल्स लॉ से। हाँ हाँ सर। तो मान लो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाता हूँ, ये इसको मैं बोलता हूँ n प्रिज्म, और बाहर कोई सा भी मीडियम रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, n सराउंडिंग। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या लिखूंगा n सराउंडिंग इनटू sin i इज इक्वल टू n प्रिज्म इनटू sin r1। तो यहाँ से n प्रिज्म मिलेगा, मैं n प्रिज्म अपॉन n सराउंडिंग कर देता हूँ मैं, a तो 1 हो जाएगा, ये आएगा sin i अपॉन sin r1, ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिख लो, sin i अपॉन sin r1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, i की जगह लिख दूंगा डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2, और r1 की जगह क्या लिख दूंगा a बाय 2। तो अगर आपको डेल्टा मिनिमम और a पता है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। यस सर। अगर किसी भी प्रिज्म का आपको डेल्टा मिनिमम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बता सकते हैं। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। यस सर। देखो
इसका? डन सर। क्वेश्चन लिखो। For an equilateral prism, delta minimum is for an equilateral prism, delta minimum is 60 degree. Find refractive index of prism. For an equilateral prism, delta minimum is 60 degree. Find refractive index of the prism. Surrounding medium A है. बताओ. सर √3। √3. इक्विलेटरल प्रिज्म का ये एंगल 60 डिग्री होगा, है ना? हमें डेल्टा मिनिमम गिवन है 60 डिग्री, तो हमें पता है आई होता है डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ये होता है। तो 60 प्लस 60/2, तो आई कितना आया 60 डिग्री, और हमें पता है ये एंगल आई और ये एंगल r1 होता है इन केस ऑफ डेल्टा मिनिमम a/2, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, स्नेल्स लॉ लगा दो, फार्मूला याद है, डायरेक्ट उसको लिखते हो, n प्रिज्म इज इक्वल टू sin डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, मतलब sin 60 अपॉन sin 30। समझ में आया? सो कितना आएगा? हाँ सर। अपॉन 1/2, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, यस सर। लिखो। हो गया सर। हो गया? अब एक क्वेश्चन उल्टा भी कर लेते हैं। Find delta minimum of this field. डेल्टा मिनिमम निकालो एक बार, आंसर वही आएगा बट कैलकुलेशन करना।
हाँ ठीक है सर, आ गया। आ गया? हाँ सर। क्या करेंगे इसमें? हमें पता है R1 तो होगा 60/2 30 डिग्री, है ना? R1 होगा 60/2 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो अब यहाँ से, ये 30 डिग्री है, तो क्या लिखूंगा? ये एंगल है I, तो यहाँ से क्या लिखूंगा? 1 into sin I is equal to √3 into sin 30, ऐसे लिखूंगा ना? ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ऐसे लिखो। तो sin I is equal to क्या होगा? √3/2, मतलब I आ गया 60 डिग्री, तो फॉर डेल्टा मिनिमम E भी 60 डिग्री होगा। तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा? या तो ये लिख लो 2I - A या फिर I + E - A, दोनों 60। तो 60 + 60 - 60 कितना है? 60 डिग्री। समझ में आया? हाँ सर। सर एक हटा मिनट। दो। यस सर, हो गया। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो सिंपल टाइप के हो गए थोड़े से, है ना? अब देखो इसमें थोड़ी और हमें पीएचडी करनी पड़ेगी। कैसे? देखते जाओ। प्रिज्म में कि जैसे आपको प्रिज्म दे दिया ए, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, है ना? अब हमसे अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है तो इसका क्रिटिकल एंगल भी बता सकता है प्रिज्म में। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होगा इसका? हमेशा एरर से डेंसर जाए या डेंसर से एरर जाए? डेंसर से रेयरर। तो जब रे बाहर से अंदर जाएगी तब तो कोई चांस ही नहीं कि वो यहाँ से अलोंग द बाउंड्री चली जाए। चांस है क्या? नहीं सर। रेयर डेंसर ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, तो जब रे बाहर से अंदर जाएगी तब हो सकता है कि अगर वो इसके क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा पर आए तो ऐसे चली जाए, यस है ना? सर। क्योंकि अंदर डेंसर है बाहर रेयर है, यहाँ पर हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि हाँ यहाँ अवे नॉर्मल डेविएट होती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर वो 90 डिग्री से डेविएट हो जाएगी, अगर उससे भी ज्यादा पर आई तो अंदर अंदर आ जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल एंगल होता है साइन ऑफ छोटा वाला अपॉन साइन ऑफ सॉरी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू मींस sin C इज इक्वल टू छोटा वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा वाला। तो बाहर छोटा वाला क्या है? 1 अपॉन बड़ा वाला क्या है? तो C क्या आएगा? sin इनवर्स 1/n। याद है भूल गए? याद है सर। याद है सर। तो ये √2 है तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 2 है तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्रिटिकल एंगल हमें निकालना आता है, हम पढ़ चुके पहले से। तो इसका मतलब हमें क्रिटिकल एंगल भी पता है, इस प्रिज्म का हमें क्रिटिकल एंगल भी पता है। तो हमें ए हमसे पूछा है, ये डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो। हमसे क्या पूछा है कि ए और सी में वो रिलेशन बताओ कि इसमें जब भी आप ए और सी में वो रिलेशन बताओ कि इस ये प्रिज्म हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, कि कहीं पे भी रे भेजो आप, कहीं पर भी रे भेजो, ये हमेशा रे बाहर ही ना निकले इससे। कुछ इसका हम ऐसा एंगल प्रिज्म बनाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल बनाए, इस प्रिज्म का ऐसे डिसाइड करें कि इसमें हमेशा क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रे बाहर नहीं जानी चाहिए, एक बार घुस गई तो अंदर यस। जानी चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चन लिखो। डायग्राम
क्वेश्चन लिखो, इसके अगला क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन 1 लिखो, फाइंड आउट द कंडीशन बिटवीन ए एंड सी। फाइंड आउट द कंडीशन बिटवीन ए एंड सी। फाइंड आउट द कंडीशन बिटवीन ए एंड सी such that find out the condition between A and C such that ray will always show TIR. Ray will always show TIR. मान लो मैं इसके सरफेस का नाम दे देता हूँ PQR। तो कहाँ पर होगा TIR? PQ पर होगा, QR पर होगा या PR पर होगा? QR पर भी हो सकता है होने में तो, बट अभी हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं PR पर। इधर से रे आई तो इस पर, ठीक है। such that ray will always show TIR at PR surface। कौन सी सरफेस पर? PR पर। लिखना है लिखा। यस सर। हाँ अब सर। देखो कैसे करेंगे। जैसे कोई भी रे आई तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, हमें तो यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो देखो उसकी कंडीशन हमें पहले से पता है। ये मान लो ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, यहां से ऐसे चलिए, ये एंगल है P। ये एंगल है P, ठीक है। अब देखो, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए तो कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है? R1, R2, E, I कौन सा इंपॉर्टेंट? R2 सर और E सर। R2 ग्रेटर देन C होना चाहिए। हाँ, R2, ये जो R2 है ये ग्रेटर देन C होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, C से ज्यादा यस होगा। सर। अब देखो ये R2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, C से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है कि R2 हमेशा C से ज्यादा हो। तो अगर तो हमने सोचा कि R2 की सबसे कम वैल्यू, सबसे कम पॉसिबल वैल्यू भी C से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं हाँ होनी सर। चाहिए? हाँ, ये डायग्राम तो बना लिया ना। ये हाँ R2 सर। इज ग्रेटर C के बाद लिखो सो, इसके बाद लिखो सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R2 शुड बी ग्रेटर देन C। ऐसे लिख लो। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R2 शुड बी ग्रेटर देन C for TIR। लिखा यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो R2 मिनिमम कब होगा? देखो हमें पता है R1 plus R2 is equal to A होता है। तो R2 is equal to होगा A minus R1। तो R2 मिनिमम कब होगा? A तो फिक्स है, जब R1 मैक्सिमम हो। A तो कांस्टेंट है, हाँ? R2 मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो। इसमें ये इसकी मैक्सिमम, मतलब हम चाहते हैं कि R1 मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ समझ में सर। आया क्या? मतलब हम R2 की मिनिमम वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि वो भी C से ज्यादा होना चाहिए। तो R2 की मिनिमम वैल्यू पर R1 मैक्सिमम होगा। हाँ सर। समझ में आया? तो R1 का मैक्सिमम होगा जब I मैक्स होगा। जब यहाँ ये एंगल कब ज्यादा होगा? जब ये एंगल ज्यादा होगा। स्नेल सा लगाओगे ना, तो ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये होगा, उतना ही कम ये होगा, और उसकी कम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आया होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस। हाँ I सर। मैक्सिमम होना चाहिए, और हमें पता है I मैक्स कितना होगा? 90 डिग्री। I मैक्स कितना होता है?
90 डिग्री 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भेज सकते हो उसमें? 90 90 डिग्री 90 तो भेज सकते हो। और अगर 90 पर भेजा तो ये R1 कितना हो जाएगा? स्नेल्स लॉ लगा दो। 1 into sin 90 is n into sin R1। तो sin R1 is equal to आएगा 1 by n। तो R1 is equal to आएगा sin inverse 1 by n। ये c के इक्वल आया तो R1 equal to c हो जाएगा। जब भी आप 90 पर भेजोगे तो R1 कितना हो जाएगा? c के, अरे उल्टा होता है ना, c पे भेजते हैं तो 90 पे जाता है, तो 90 पे भेजोगे तो c पे आएगा। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। मतलब इसका जो क्रिटिकल एंगल है प्रिज्म का, उतने एंगल पर ही R1 हो जाएगा अगर आप 90 में भेजोगे। आगे बढ़ो। सर अभी जो बोला एक बार रिपीट करना। अगर 90 डिग्री पर आपने भेजा तो R1 कितना होगा? इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस प्रिज्म। निकाल के देखा देखो। हाँ सर समझा। यस निकाल के देखा ना, इसने जो लगा दो I इक्वल टू 90। तो जब I max 90 होगा तब R1 होगा C, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I ये है, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 ये C। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता R1, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा R1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 90 से ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा नहीं सकते। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो देखो हाँ, सर। R2 मिनिमम कब था? R2 मिनिमम कब था? जब A माइनस R1 मैक्सिमम था। तो R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? A माइनस R1 की मैक्सिमम में से, है ना? यस सर। और हमें पता है कि R2 की मिनिमम वैल्यू भी यही मिनिमम हो सकती है R2 की, A माइनस C के इक्वल, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि R1 C से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये C है तो ये होगा A माइनस C, और ये C से ज्यादा नहीं हो सकता तो ये A माइनस C से कम नहीं हो सकता। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, इसमें से इसको माइनस किया तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये C से भी ज्यादा होनी चाहिए, R2 की मिनिमम वैल्यू। मतलब तो A ग्रेटर देन 2C आ जाएगा। R2 मिनिमम जो है वो C से ज्यादा होना चाहिए, 40 आया। तो R2 मिनिमम कितना आया? A माइनस C is greater than C, तो A should be greater than 2C। अगर मान लो क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 से ज्यादा होना चाहिए। 61 डिग्री भी हुआ तो जितनी भी है किसी के एंगल पर भेजो सब PI होगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, सर। ये कंडीशन याद रखना। लिख लिया? सर 1 मिनट।
यस सर हो गया। अब देखो अगर a 2c से ज्यादा है तो ये तो हमें पता लग गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर 2c से ज्यादा तो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर 2c से कम है तो 2c से कम है तो तब भी क्या होगा? सर तब TIR नहीं होगा। 2c से कम में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रे बाहर ही चाहिए। अभी हमने क्या निकाला कि ऐसी कंडीशन बताओ कि जिससे ज्यादा अगर ऐसी कंडीशन बताओ कि हमेशा रे अंदर रह जाए, बट इससे कम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रे बाहर चली जाएगी। समझ में आया क्या? मतलब हर केस में TIR नहीं होगा, कुछ केसेस हाँ। में होगा और कुछ में नहीं होगा। हाँ, मतलब इससे कम वाले ना, हम अभी हमने बताया कि हर केस में TIR होगा, बट इससे कम में हो सकता है TIR हो जाए या फिर ना हो। बट अभी हमने क्या कंडीशन बताई? अभी हमने क्या कंडीशन बताई कि हर केस में TIR हो। अब हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी है कि हर केस में रे बाहर जाए, TIR ना हो। तो उसका आंसर डायरेक्टली दे देंगे क्या कि 2c से कम होगा? हाँ सर। नहीं, क्यों? R2C से क्या है? नहीं, 2C नहीं, R2C से कम होगा। हाँ, वो ही निकालना है, मैं ये आंसर है इसका तो निकालना है। फाइंड आउट द कंडीशन, फाइंड आउट द कंडीशन between A and C such that ray will always cross PR, such that ray will always cross PR. Such that ray will always cross PR, हमेशा बाहर निकले इसके, ऐसी कंडीशन बतानी, मतलब TIR एक बार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा बताओ? इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो कि R2 R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी C से कम हो। R2 की जो मैक्सिमम तो पॉसिबल वैल्यू है वो भी C से कम होनी चाहिए टू क्रॉस PR सरफेस, क्योंकि अगर C तक पहुंच गई तो वो ग्रेसिंग हो जाएगा, हो सकता है TIR हो जाए। तो अब हमें पता है कि R1 प्लस R2 होता है, अगेन वही चीज A, तो R2 होगा A माइनस R1। तो R2 मैक्सिमम कब होगा? जब R1 मिनिमम होगा, होगा कि नहीं होगा? अब हम मैक्सिमम कंडीशन देखेंगे। R1 मिनिमम कितना हो सकता है? R1 मिनिमम कब होगा? जब I मिनिमम होगा, नॉर्मल के उस पे स्ट्राइक करेगा। और I मिनिमम कितना हो सकता है? I मिनिमम इज इक्वल टू होगा 0, और हमें पता है जब भी 0 एंगल पर आती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है? 0 होता है। R1 मिनिमम भी क्या होगा? 0 होगा। तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब R1 मिनिमम होगा। हमें पता है R2 मैक्सिमम कब होगा? जब A माइनस R1 मिनिमम हो, और R1 मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम तो C हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो इसकी जगह 0 लिख देंगे, तो R2 मैक्सिमम कितना है? A। मतलब ये जो एंगल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू A के इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और हमें पता है R2 मैक्सिमम C से कम होना चाहिए, तो A शुड बी ग्रेटर लेस देन C। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर क्रिटिकल एंगल से कम, मान लो इसका क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 30 से भी कम होना चाहिए। तो जनरली जितने भी थिन प्रिज्म होते हैं, कौन से होते हैं? उनमें रे हमेशा बाहर निकलती है, बहुत कम चांस है कि TIR हो जाए। समझ में आया? क्योंकि उनका एंगल हाँ ऑफ सर। प्रिज्म बहुत कम होता है, तो क्रिटिकल एंगल तो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो तो ज्यादा ही होगा। सो ये कंडीशन है, अगर A 2C से ज्यादा है तो हमेशा TIR होगा, A C से कम है तो हमेशा बाहर जाएगी, और अगर A C से और 2C के बीच में है तो क्या होगा? तो दोनों हो सकता है, वो अलग केस में देखेंगे। देखो
सर सर वो टू क्रॉस पीआर सरफेस R2 max is less than C वाला पार्ट एक बार बताओ ना। हमने जब क्रिटिकल एंगल पढ़ा था तब मैंने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रेट से डेविएट हो जाती, फिर मैंने एंगल और बढ़ाया तो ये 90 डिग्री पर चली गई, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इससे कम पे भेजोगे तो बाहर ही जाएगी ना, इससे कम पर भेजोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये बाहर ही जाएगी ना। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे यस थे सर, यस सर, तो क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए ना ये वाला एंगल। यस सर। हाँ सर इसलिए समझ। R2 max is less than C। तुम्हारे घर में भी चलता होगा काढ़ा वगैरह कि नहीं चल रहा है? मुझे बहुत कफ हो रहा है बहुत दिन से। सर कभी कभी कफ सही नहीं हो रहा है, सब टेस्ट वगैरह सब करा दिए, सब नॉर्मल है, बट कफ सही नहीं हो रहा है। देख लिया? यस सर। तो अब ये दोनों कंडीशन तो इंपॉर्टेंट ही है, बट इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर a 2c से ज्यादा हो तो पक्का टीआर होगा, अगर a c से कम हो तो पक्का बाहर जाएगी। व्हाट इफ अगर a c और 2c के बीच में हो, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से कर लिखो। व्हाट इफ a is less than c, greater than c and less than 2c, तो ये मिक्स केस, इसमें दोनों चीजें होंगी। अब देखो केस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है a और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है c। लेट्स से c is equal to 30 डिग्री है ना। तो हम क्या केस देख रहे हैं, a is less than 2c and greater than c, बीच वाला केस देख रहे हैं, less than equal to 2c and greater than equal to c, ये वाला केस देख रहे हैं। क्योंकि c से कम में तो पक्का बाहर जाती है और 2c से ज्यादा में पक्का टीआर होता है, तो c से लेके 2c के बीच में क्या होगा, तो लेट्स से a is equal to 45 डिग्री। ये नेक्स्ट कहां से शुरू हुई, 30 से लेके 60 तक, c 30 है और 2c है 60, तो मैंने रख लिया a। अगर देखो मैं अगर 30 से कम में a रखूंगा तो क्या होगा, a की वैल्यू 30 से कम रखूंगा तो क्या होगा, दिख रहा है ना टॉप तक पूरा? सर वो टॉप वाली लाइन नहीं दिख रही। ओके देखो कंडीशन क्या है, जो
ए वो 2c से कम इक्वल और कम या फिर c से इक्वल और ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन। तो मैंने क्या लिया, c मैंने 30 डिग्री ले लिया। तो अगर मैं a को 30 से कम लेता हूं तो क्या होगा, जल्दी से आंसर देते जाओ फिर आगे बढ़ते तो वो प्रिज्म के थ्रू पास हो जाएगी। यस। और अगर a को मैं 60 से ज्यादा लेता हूं तो 60 से ज्यादा लेंगे तो हमेशा TIR होगा। हमेशा टीआई होगा। तो मैंने अभी बीच वाला वो दोनों केस तो हो गए, अब मैं इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, लेट से 45 डिग्री, है ना। अब क्या होगा इस वाले केस में, कुछ भी हो सकता है, क्यों देखो, जैसे मान लो मैंने, वो डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पर, आई किस एंगल पर आ रहा है। इस वाले केस में कि मैंने 45 डिग्री रख लिया या 30 डिग्री रख लिया, दोनों फिक्स हो गए। अब हम आई की वैल्यू चेंज करवाएंगे, दोनों फिक्स हो गए ना, C 30 डिग्री है, A 45 डिग्री है। अब देखो ये नॉर्मल है, अगर मैं I को नॉर्मल के थ्रू भेज रहा हूं तो थोड़ा सा अगर मैं I को 0 डिग्री रखता हूं तो सीधी जाएगी, I इक्वल टू 0 डिग्री, ये A तो सीधी जाएगी ना। अरे I 0 तो R1 भी 0 यार, बोल दिया करो कभी कभी। यस सर, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। R1 0, अब यहाँ पे R2 कितना होगा, R1 0 तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, तो R2 तो इक्वल टू R2A। A हो जाएगा, ये R2 इक्वल टू A हो जाएगा। और कंडीशन क्या है, A इज ग्रेटर देन C, तो सिंस A इज ग्रेटर देन C और इक्वल टू C, जैसे इस केस में 45 डिग्री 30 से ज्यादा है, तो R2 भी C से ज्यादा होगा, R2 इक्वल टू A ना हाँ सर। इस केस में। तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, तो TIR होगा। आइए ये A की वैल्यू C से ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर यहाँ पे आ रही है, तो TIR होता है ऐसे। तो TIR भी पॉसिबल है, देखो A और C के बीच में। अब देखो अगर मैं I की वैल्यू बढ़ाते जाऊं मैं मिनिमम कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन ले रहा हूं, इस केस में मैं I को मैक्सिमम ले रहा हूं, I मैक्स कितना हो सकता है 90 डिग्री, 90। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं I मैक्स 90 हो तो ये C पर जाएगा, पता है ना, R1 C हो जाएगा, हाँ ये सर। A, तो R2 क्या हो जाएगा A माइनस, A माइनस सी। R2 इक्वल टू हो जाएगा A माइनस C। A कितना है 45, C कितना है 15 डिग्री, तो R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो C से कम हो जाएगी, 15 डिग्री ना, C तो 30 है, समझ में आया क्या। तो इस केस में R2 की वैल्यू C से कम हो जाएगी, तो बताओ क्या होगा, बाहर चला जाएगा ना। बाहर चला जाएगा, हाँ सर। क्रिटिकल कम पे आता है तो बाहर वाले मीडियम में इसको जाना है तो बाहर चला जाता है। तो मुझे बताओ I की जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, I की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाऊंगा R1 की वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, R1 की वैल्यू बढ़ेगी तो R2 की कम होगी, हाँ सर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि R2 की वैल्यू C से कम हो जाएगी। हाँ सर। तो शुरू में तो I की कम वैल्यू पर तो TIR होने के चांसेस है, और I की ज्यादा वैल्यू पर बाहर जाने के चांसेस है। बाहर जाने के चांसेस। समझ में आया क्या, बनाओ फिर ये लाइन लिखते हैं।
यस सर हो गया ठीक है? सर एक मिनट. हो गया सर. So लिखो in between, if A is in between C and 2C, then anything can be happened depending on the value of I. Depending on the value of I. Okay. So generally, सर रिपीट एक मिनट so if A is in between 2C and C, anything can be happened. DIF भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब बाहर भी जा सकती है. किस पे डिपेंड कर रहा है वो? I की वैल्यू पर, है ना? हाँ सर. जनरली I इंक्रीज होगा, I 0 से 90 तक हम बढ़ा रहे हैं, तो I इंक्रीज होगा, तो R1 इंक्रीज होगा, है ना? R1 इंक्रीज होगा, तो R2 डिक्रीज होगा. So at some point ये C से कम हो जाएगा, at some angle of I. हाँ सर तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी I को बढ़ाने से? TIR होने की. अरे बाहर जाने की बढ़ेगी. R2 C से कम हो जाएगा, तो अभी तक तो I की कम वैल्यू पर तो R2 I की कम वैल्यू पर R1 भी कम था, तो R2 ज्यादा था, मतलब C से ज्यादा. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. तो कम वैल्यू पर I पर, कम वैल्यू की I पर TIR होगा, TIR का ज्यादा होगा. ज्यादा वैल्यू ऑफ I पर बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउटसाइड विल इंक्रीज. अगर आप I बढ़ाओगे तो लिखो ये लाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ I गोइंग आउटसाइड इंक्रीज. तो हमें रेंज पता नहीं, फाइंड रेंज ऑफ I. यहां तक लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउटसाइड विल इंक्रीज. यस सर लिख लिया Here, probability of rays going outside will increase. So, Nico, find range of I for TIR. In this case, find range of I for TIR in this case. अब देखो जैसे अभी हमने देखा था 0 डिग्री पर तो पक्का TIR हो रहा था. मान लो कुछ एंगल पर यहां तक इस रीजन में पूरा TIR हो रहा है, तो ये इतना एंगल होने के बाद, इस एंगल को मैंने बोला I नॉट, इस एंगल से और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो बाहर जाएगी, इससे कम रखूंगा, इस रीजन में अगर रे भेजूंगा तो सब TIR होगा, और इस रीजन में भेजूंगा तो बाहर जाएगी. समझ में आया क्या? It means if I is in between I नॉट तो क्या होगा? TIR होगा. TIR होएगा और अगर यस सर I नॉट से और 90 से कम तो रे बाहर जाएगी. समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ सर आई नॉट पर क्या होगा? मुझे ऐसा एंगल ढूंढ, आई नॉट पर क्या होगा? देखो ये रे आई, ये वो एंगल है जिस पर ये रे ग्रेजिंग इमर्जेंस पर निकलती है. मतलब इस केस पर E 90 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल कितना होगा? C. क्रिटिकल एंगल पर आई. अब यही तो वो है ब्रिज कि C से ज्यादा हो तो TIR होगा और C से कम हो
तो बाहर चली जाएगी। तो सी पर तो इस एंगल के करस्पॉन्डेंस हमें ये एंगल निकालना है। तो हमें पता लग जाएगा आई नोट से कम हुआ तो TIR होगा और आई नोट से ज्यादा हुआ तो बाहर जाएगी, और आई नोट पर हुआ तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा दें। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो n, तो क्या लिखेंगे? तो ये r ये a है, ये इस पर ये एंगल c होगा तो ये एंगल कितना होगा? a माइनस। यस सर। तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं यहाँ पर। तो क्या लिखूं? 1 into sin I नॉट is equal to n into sin a minus c। बस इससे I नॉट निकल जाएगा। I नॉट की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला रटना नहीं, बस कांसेप्ट बताना है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। At I equal to I नॉट ग्रेजिंग इमरजेंसी मींस E equal to 90 डिग्री होगा और तब R2 equal to C होगा और R1 equal to होगा A minus। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाने के लिए। तो I नॉट से कम पर TIR होगा और I नॉट से ज्यादा पर बाहर चली जाएगी। अब लिखो थिन प्रेशर। सर एक मिनट।